नमस्कार दोस्तों, नियोम टेक्निकल क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज आपके टेक्निकल हेल्पर के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो यहाँ से देखें, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में इनपुट और फीडबैक सिग्नल के बीच का अंतर दर्शाया जाता है। दोस्तों, बताना है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में इनपुट और फीडबैक जो सिग्नल के बीच का जो अंतर होता है दोस्तों किस रूप में दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, एरर डिटेक्टर, बी है एरर सिग्नल, सी है एक्यूरेसी सिग्नल, डी है करेक्टिंग सिग्नल। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? एरर सिग्नल। करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? एरर सिग्नल। दोस्तों, आपको भी कमेंट्स बॉक्स में इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? एरर सिग्नल कहलाता है, यानी इनपुट सिग्नल और फीडबैक के जो बीच का जो अंतर होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? एरर सिग्नल। ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओपन लूप सिस्टम के लिए कौन सा कथन सही है? बताना है ओपन लूप सिस्टम के लिए कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन देखिए, यहाँ से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ऑप्शन देखिए, डिज़ाइन करना मुश्किल है, बी है ये किफ़ायती होता है, सी है ये प्रतिक्रिया पथ मौजूद है, यानी इसमें फीडबैक पथ मौजूद है, डी है नियंत्रण क्रिया वांछित आउटपुट पर निर्भर करती है। दोस्तों, बताना है ओपन लूप सिस्टम में कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन के आधार पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ये किफ़ायती होता है। दोस्तों, क्या होता है? किफ़ायती होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से देखिए, क्लोज लूप सिस्टम के लिए कौन सा कथन सही है? बताना है दोस्तों क्लोज लूप सिस्टम के लिए कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखिए, डिज़ाइन करना मुश्किल, ये किफ़ायती है, आउटपुट सटीक दिया गया है, डी है नियंत्रण क्रिया वांछित आउटपुट पर निर्भर है। दोस्तों, अब बताना है क्लोज लूप सिस्टम के लिए कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, क्लोज लूप सिस्टम के लिए जो स्टेटमेंट सही होगा वो होगा आउटपुट सटीक दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? सी इसका कौन सा होगा? करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कौन से लूप से है दोस्तों? क्लोज लूप से। तो क्लोज लूप में क्या होता है दोस्तों? आउटपुट जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? बिल्कुल एक्यूरेट यानी सटीक दिया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ब्लॉक आरेख से बताना है जी का जो प्रतीक होता है इसे किस रूप में निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन देखिए, स्थानांतरण प्रकार्य, बी है ओपन लूप गेन, सी है बंद लूप गेन और डी है फीडबैक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जी दर्शाया गया है ये क्या है दोस्तों? ये एक स्थानांतरण प्रकार्य है। क्या है दोस्तों? स्थानांतरण प्रकार्य। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए। ध्यान रखिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि 1 + GH का मान 1 से कम है तो संवेदनशीलता है। बताना है दोस्तों, यहाँ पर बताना है 1 + GH का मान क्या है? 1 से कम है, तो संवेदनशीलता क्या होगी? ऑप्शन देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या बी कम हो जाती है, सी बढ़ जाती है, डी शून्य है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनका जो मान है वो इकाई से कम होने पर क्या हो जाता है दोस्तों? इसकी जो सेंसिटिविटी है दोस्तों वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? ये ध्यान रखना है, क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका मान एक इकाई से कम होने पर दोस्तों संवेदनशीलता जो है यानी सेंसिटिविटी जो है दोस्तों वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से देखिए, बताना है एक प्रणाली को कहा जाता है यदि उसका आउटपुट नियंत्रण में हो। दोस्तों, बताना है कौन से सिस्टम में यदि उसका आउटपुट क्या है? कंट्रोल में है, तो उस सिस्टम प्रणाली को क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए, अस्थिर, बी है स्थिर, आवृत या लचीला। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जिसका आउटपुट क्या है? कंट्रोल में है, उस प्रणाली को बोलेंगे दोस्तों स्थिर प्रणाली।
क्या बोलेंगे दोस्तों, स्थिर प्रणाली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गणितीय मॉडल का उपयोग नियंत्रण प्रणाली में मॉडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं किया जाता है। दोस्तों बताना है कौन सा मॉडल है दोस्तों, गणितीय मॉडल है, इसका उपयोग नियंत्रण प्रणाली मॉडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं किया जाता है। दोस्तों बताना है कंट्रोलिंग जो सिस्टम है उसके मॉडल का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं किया जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, बी है स्टेट स्पेस मॉडल, डी है डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल, डी है इंटीग्रेशन इक्वेशन मॉडल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा दोस्तों, सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ध्यान रखें डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल, कौन सा मॉडल है दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने बिट टाइमर का उपयोग किया जाता है। बताना दोस्तों 8051 जो कोड है दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर में कितने बिट टाइमर का हम प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन देखिए 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 2 बिट। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 16 बिट। क्या होगा दोस्तों, 16 बिट। 16 बिट इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। ध्यान रखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसी आधार पर क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में उपयोग की जाने वाली रैम का परिणाम कितना होता है। दोस्तों बताना है रैम का परिणाम कितना होता है। ऑप्शन देखिए 64 बिट, 4 KB, 8 KB, डी है 256 KB। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, 4 KB। 4 KB क्या होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, रैम होता है। उपयोग की जाने वाली क्या होती है दोस्तों, रैम होती है। यूज में ली जाने वाली रैम जो है वो दोस्तों कितनी है, 4 KB। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 8051 ने प्रत्येक अस्थायी आंतरिक रजिस्टर का बिट परिणाम क्या है। दोस्तों बताना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8051 जो माइक्रो इसका है जो प्रत्येक अस्थायी आंतरिक रजिस्टर का बिट परिणाम क्या है। दोस्तों बताना है बिट परिणाम कितना होगा, इंटरनल रजिस्टर के लिए बिट परिणाम कितना होगा। तो ध्यान रखिए कितना होगा, 16 बिट। कितना होगा, 16 बिट। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक 8051 माइक्रो कंट्रोलर में रैम का परिणाम कितना होता है, बताना है। अब देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर में रैम का परिणाम कितना होगा। तो इसका देखिए ऑप्शन 128 बाइट, बी है 256 बाइट, सी का 1024 बाइट, डी है 2048 बाइट। तो ध्यान रखिए दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर में जो रैम का जो परिणाम होता है वो कितना होगा, 128 बाइट। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रॉनिक्स से आधारित कंप्यूटर के क्या है दोस्तों क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रकार का बीजेटी विन्यास अधिकतम शक्ति लाभ प्रदान कर रहा है। दोस्तों बताना है बीजेटी का जो कौन सा विन्यास होगा जिसमें क्या है दोस्तों, अधिकतम पावर लाभ, यानी अधिकतम जो पावर गेन जो होता है दोस्तों वो कौन प्रदान करता है। ऑप्शन देखिए कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, सी है कॉमन एमीटर और डी है कॉमन एमीटर और बेस दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर जो पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर समझने का पॉइंट है। तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार का बीजेटी विन्यास जो है अधिकतम पावर गेन क्या करता है दोस्तों, प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे कॉमन बेस। दोस्तों कॉमन बेस जो होता है ये किसके लिए होता है दोस्तों, ये होता है हाई वोल्टेज के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों, ये वोल्टेज उच्च वोल्टेज के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ये ध्यान रखिए। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एमीटर जो है दोस्तों, एमीटर किसके लिए जाता है दोस्तों, ये लिया जाता है पावर गेन के लिए। इसका पावर गेन क्या होता है दोस्तों, हाई। इसका क्या होता है वोल्टेज गेन
दोस्तों उच्च रखा जाता है। तो यहाँ पर इतनी बातें आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कॉमन कलेक्टर के लिए दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिया जाता है दोस्तों, इसका क्या होता है, करंट गेन क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें बताना है अधिकतम शक्ति लाभ यानी अधिकतम पावर गेन किसका होगा, तो यहाँ पर देखिए कॉमन एमीटर का। ध्यान रखिए कॉमन एमीटर का क्या होगा, अधिकतम पावर गेन होता है। ये यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कॉमन बेस के भी लिए पूछा जा सकता है, कॉमन कलेक्टर के भी लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे हाई वोल्टेज गेन किसका होता है दोस्तों, कॉमन बेस का होता है। और पूछा जाए हाई करंट गेन जो होता है दोस्तों वो कॉमन कलेक्टर के लिए होता है। और यहाँ पर देखिए इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कितने डिग्री फेज को इनपुट से आउटपुट में शिफ्ट किया जाता है, बताना है दोस्तों। किसके लिए बताना है, कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर के लिए कितने डिग्री का इनपुट से आउटपुट में फेज शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी महत्वपूर्ण बात आप यहाँ से एक महत्वपूर्ण पॉइंट सीखेंगे, वो क्या है, यहाँ से देखिए 0 डिग्री जो होता है दोस्तों वो होता है कॉमन बेस के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों, कॉमन बेस के लिए। यहाँ से देखेंगे 180 डिग्री जो होता है दोस्तों वो होता है कॉमन एमीटर के लिए। और यहाँ से देखेंगे 0 डिग्री जो होता है दोस्तों वो होता है कॉमन कलेक्टर के लिए। तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं आप कि 0 डिग्री जो होता है दोस्तों कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के लिए क्या होता है दोस्तों, कितने डिग्री का फेज कौन होता है दोस्तों। यहाँ से पूछा जाए आपसे कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के लिए पूछे तो कितना होता है 0 डिग्री। यहाँ से देखिए यहाँ से पूछ रहा है दोस्तों, हमें बताना है कॉमन एमीटर के लिए। यहाँ पर देखिए कॉमन एमीटर के लिए कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, सी इसका क्या होगा राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रकार के विन्यास में उच्च आउटपुट प्रतिबाधा लेकिन कम इनपुट प्रतिबाधा होती है, बताना है दोस्तों कौन सा विन्यास होगा जिसमें उच्चतम तो क्या है आउटपुट प्रतिबाधा लेकिन कम क्या है दोस्तों इनपुट प्रतिबाधा, यानी इनपुट प्रतिबाधा क्या है कम। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो किसके लिए होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर और कॉमन बेस दोनों। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो इनपुट में तो क्या है निम्न प्रतिबाधा और आउटपुट में क्या होनी चाहिए उच्च प्रतिबाधा। तो इसके लिए कौन सा लिया जाता है, कॉमन एमीटर। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसका प्रयोग लिया जाता है, कॉमन एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। यहाँ से देखिए एम्पलीफायर के रूप में किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है, दोस्तों बताना है किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। एम्पलीफायर के रूप में किस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी समझने का पॉइंट है। यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर जो होता है दोस्तों वो कितने मोड में कार्य करता है, 3 मोड होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक्टिव मोड, कौन सा होता है दोस्तों एक्टिव मोड, एक होता है कट ऑफ मोड, एक होता है सेचुरेशन मोड। दोस्तों कितने मोड होते हैं, 3। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक्टिव रीजन जो होता है, एक्टिव रीजन में दोस्तों क्या होता है, ईबी जो होता है ईबी को क्या रखा जाता है फॉरवर्ड बाइस में। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे और जो सी और बी है, सी और बी का जो सर्किट है दोस्तों उसको किस में रखा जाता है, यहाँ से देखिए उसको किस में रखते हैं दोस्तों, उसको रखा जाता है रिवर्स बाइस में। किस में रखा जाता है दोस्तों, रिवर्स बाइस में। यहाँ पर देखिए एक्टिव रीजन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो एक लिया जाता है रिवर्स बाइस। यहाँ से देखेंगे सॉरी यहाँ पर देखिए फर्स्ट में जो ई और बी का जो संयोजन होता है, यहाँ से देखिए वो किस प्रकार से रहता है दोस्तों, फॉरवर्ड बाइस में। किस में रहता है, फॉरवर्ड बाइस में। और जो दोस्तों यहाँ से समझिए आप, यहाँ से इस प्रकार से समझेंगे, सॉरी यहाँ से
यहाँ से देखिए ये क्या है एमीटर, ये क्या है दोस्तों बेस, और ये क्या है दोस्तों सी। दोस्तों इस वाले संयोजन में जो रखा जाता है इसको कौन से क्रम में रखा जाता है, एक्टिव मोड में, फॉरवर्ड बाइस में। ऐसे देखें ई और बी को किस में रखते हैं, फॉरवर्ड बाइस में। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सी और बी को किस क्रम में रखा जाता है, रिवर्स बाइस में। इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया है एक्टिव रीजन। अब देखेंगे यहाँ से कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में देखिए यहाँ से ई बी जो है उसको क्या रखा जाता है, रिवर्स बाइस में। किस में रखते हैं, रिवर्स बाइस में। और दोस्तों बी और सी को क्या रखा जाता है, रिवर्स बाइस में। ये कौन सा होता है दोस्तों, कट ऑफ रीजन। यहाँ से देखेंगे सेचुरेशन। सेचुरेशन में क्या होता है दोस्तों, ई और बी को क्या रखा जाता है, फॉरवर्ड बाइस में। और दोस्तों बी और सी का जो संयोजन किया जाता है वो भी क्या किया जाता है, फॉरवर्ड बाइस में। तो इतनी बातें आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों हैज़ ए एम्पलीफायर, यानी कौन से रीजन के अंतर्गत ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में कार्य करेगा। तो दोस्तों ध्यान रखें कौन से रीजन में करता है, एक्टिव रीजन में। कौन से रीजन में करेगा, एक्टिव रीजन में। ये ध्यान रखें। कट ऑफ रीजन में किसकी तरह कार्य करता है दोस्तों, ओपन स्विच की तरह। ओपन स्विच की तरह कार्य करता है दोस्तों। और सेचुरेशन में दोस्तों किस प्रकार से करता है, बंद, यानी क्लोज स्विच के रूप में। क्लोज स्विच के रूप में, ये ध्यान रख सकते हैं आप। तो एम्पलीफायर के रूप में कौन से रीजन में कार्य करेगा दोस्तों, एक्टिव रीजन में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।